आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट साइकोलॉजी को कवर करेंगे। यह वीडियो उसी श्रृंखला का प्रथम पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है, यदि हम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मनोविज्ञान का ओवरव्यू क्या है। तो मैंने मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। यहाँ 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर हम इन 10 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें मनोविज्ञान समझ में आ जाना चाहिए। तो उन्हीं उन्हीं में से पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का इतिहास। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास, उसके बाद अधिगम, फिर चिंतन, फिर अभिप्रेरणा, फिर व्यक्तित्व, उसके बाद बुद्धि, फिर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, उसके बाद समायोजन और सबसे अंत में पढ़ेंगे विशिष्ट बालक। इन शीर्षकों के अंतर्गत भी सब टॉपिक्स हैं, यानी कि मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो मनोविज्ञान के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो हम बाल विकास पढ़ते हैं उसका संबंध मनोविज्ञान से किस प्रकार से है, ठीक है। और मनोविज्ञान को की परिभाषाएं दी गई, ठीक है। संप्रदाय कौन कौन से थे मनोविज्ञान के, और मनोविज्ञान की शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, जो पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, तो ये सब शाखाएं देखेंगे। और उसके बाद में अन्य कुछ तथ्य जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है उन्हीं की चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि परिचय, कि वृद्धि एवं विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अवस्थाएं, कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, विकास के आयाम अर्थात विकास के प्रकार, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सब। उसके बाद हमें पढ़ना है विकास के सिद्धांत। सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखेंगे विकासात्मक विकार। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे अधिगम। अधिगम में हम पढ़ेंगे परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं। उसके बाद पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें थार्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, इन सब के अधिगम के सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण का संप्रत्यय हम समझेंगे, फिर अधिगम वक्र, और फिर लर्निंग डिसऑर्डर्स। ये अधिगम टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे चिंतन। चिंतन वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत हमें चिंतन की परिभाषाएं, चिंतन के साधन और चिंतन के प्रकार, ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा के तत्व, अभिप्रेरणा चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अभिप्रेरक क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में व्यक्तित्व टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले व्यक्तित्व की परिभाषाएं देखेंगे, व्यक्तित्व के उपागम देखेंगे कि व्यक्तित्व के कौन कौन से उपागम हैं। उसके बाद व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, ठीक है। व्यक्तित्व का मापन भी होता है, प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, तो वो सब देखेंगे। उसके बाद व्यक्तित्व आविष्कारिका की चर्चा हम करेंगे। तत्पश्चात हम देखेंगे कि बुद्धि जो टॉपिक है उसके अंतर्गत उसकी परिभाषाएं, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का मापन और बुद्धि परीक्षण तथा संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे परिभाषाएं, स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक विकार। फिर समायोजन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे परिभाषाएं, समायोजन की परिभाषाएं, समायोजन में बाधक तत्व कौन कौन से हैं और समायोजन के प्रकार। फिर अंत में विशिष्ट बालक टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले विशिष्ट बालकों के प्रकार देखेंगे, फिर विशिष्ट बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से
मनोविज्ञान जो संपूर्ण विषय है, इसको जो है इन सभी जो 10 टॉपिक्स मैंने यहाँ टॉपिक्स की जो चर्चा की है, इन 10 टॉपिक्स में बांटा है। अगर हम इन 10 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें मनोविज्ञान का अच्छा खासा जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी रहेगा। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले टॉपिक मनोविज्ञान के इतिहास की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनोविज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि मनोविज्ञान कैसे आया हमारे समक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 400 ईसा पूर्व कि 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। ठीक है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को मानते थे। फिर सर्वप्रथम अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा में इसे मना दर्शन कहा था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट है कि अरस्तु जो है, इन्होंने जो है अपनी पुस्तक डी एनिमा में मनोविज्ञान को क्या कहा, क्या नाम दिया? मना दर्शन नाम दिया। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति की इनिशियल स्टेज है ये। इसलिए अरस्तु ने मनोविज्ञान का सर्वप्रथम नामकरण किया, मनादर्शन कहा। तो मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु हुए। और मनोविज्ञान की जननी अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हो रही है? भाई दर्शन शास्त्र की शाखा थी, तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहेंगे? दर्शन शास्त्र को कहेंगे। ठीक है, ये हुई 400 ईसा पूर्व की बात। अब चलते हैं आगे। 1530 ईस्वी, वो 400 ईसा पूर्व था। अब हम पढ़ रहे हैं 1530 ईस्वी। 1530 ईस्वी में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोइकिल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक का नाम क्या है? अच्छे से देखेंगे, साइकोलॉजिया। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग कर दिया तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति भी हमें इसी के साथ देखनी चाहिए। तो साइकोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, अर्थात साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। अब वो कौन कौन से शब्द है? साइकी प्लस लोगस। पहला है साइकी, साइकी का अर्थ होता है आत्मा। दूसरा है लोगस, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो शाब्दिक अर्थ में देखें तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। ठीक है, ये हुई 1530 ईस्वी की बात। अब इसके आगे चलते हैं। तो कालांतर में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ, तो मनोविज्ञान क्या है इसकी परिभाषाएं देनी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इसके बाद मनोविज्ञान को परिभाषित किया जाने लगा। अब परिभाषित कर रहे हैं तो सबसे पहले 16वीं सदी में देखेंगे हम, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। किन्होंने कहा? समर्थक कौन कौन थे? अरस्तु और प्लेटो। ठीक, अब आत्मा का विज्ञान इन्होंने परिभाषा दे दी कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ये परिभाषा उन्होंने किस पे आधारित दी? उसका शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही दे दी, क्योंकि मनोविज्ञान शब्द जो है साइकोलॉजी, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है। हमने देख लिया, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो उन्होंने एग्जैक्ट वही शाब्दिक अर्थ ही परिभाषा में दे दिया। किन्होंने? प्लेटो और अरस्तु ने 16वीं सदी में, कि आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। फिर लेकिन ये परिभाषा अमान्य हो गई। अमान्य होने का कारण यह था कि आत्मा का विज्ञान आप कह रहे हैं मनोविज्ञान को, लेकिन विज्ञान क्या होता है? जिसकी हम जो है जांच कर सके, जिसमें हम प्रयोग कर सके, वह होता है विज्ञान। तो लेकिन आत्मा का संप्रत्यय तो अमूर्त है, उस पर हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यह आत्मा का विज्ञान जो परिभाषा है, यह जो है मान्य नहीं हुई, अमान्य हो गई। फिर ये 16वीं सदी की बात थी। फिर चलेंगे हम 17वीं सदी में। 17वीं सदी में पोम्पोनोजी व्यक्ति थे, उन्होंने जो है मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा।
फिर कालांतर में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर 19वीं सदी में इसे जो है वुंट व टिचनर ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वुंट व टिचनर ने 19वीं सदी में जो है मनोविज्ञान को क्या कहा, चेतना का विज्ञान कहा। कालांतर में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर 20वीं सदी में मनोविज्ञान को वाटसन व स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा गया, जो परिभाषा आज भी मान्य है। अर्थात 20वीं सदी में वाटसन और स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा, जो आज तक मान्य है परिभाषा। तो यह जो 16वीं सदी से 20वीं सदी तक मनोविज्ञान को परिभाषित करने का सिलसिला है, इसी के संदर्भ में एक परिभाषा, एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, वो है वुडवर्थ का। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन एवं मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना को त्यागा, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की निधि को स्वीकार करता है। इन्होंने जो 16वीं सदी से 20वीं सदी तक जो परिभाषा देने का सिलसिला है, उसको एग्जैक्ट एक वाक्य में पिरो दिया। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखेंगे। तो मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी हमने। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मनोविज्ञान संपूर्ण विषय का ओवरव्यू लिया कि मनोविज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उन जो 10 टॉपिक्स बांटे थे, उनके अंदर भी सब टॉपिक्स की चर्चा की कि मनोविज्ञान का इतिहास है, इसमें हमें क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, अधिगम है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ा। उसके बाद में हमने जो 10 टॉपिक्स बांटे थे, उनमें पहला टॉपिक स्टार्ट किया मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास के अंतर्गत भी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, जो है 400 ईसा पूर्व के बारे में क्या क्या चीज़ें थी। फिर 1530 ईस्वी में साइकोलॉजी या पुस्तक लिखी, किन्होंने लिखी, रुडोल्फ गोइकिल ने 1530 ईस्वी में। उस पुस्तक में जो उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति देखी हमने, ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, अब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगस से हुई है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं मनोविज्ञान की परिभाषाएं, जो हम देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। अर्थात मनोविज्ञान को परिभाषित कर दिया, ठीक है। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय अर्थात स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उनके बारे में अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय है, जिनके विषय में कुछ तथ्य हमें याद होने चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले संप्रदाय आता है संरचनावाद या निर्मितवाद। यह संप्रदाय वर्ष 1879 में आया। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट व टिचनर। इनको हम प्रवर्तक भी बोल सकते हैं और समर्थक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में संरचनावाद या निर्मितवाद क्या था? इस संप्रदाय में चेतना की संरचना पर बल दिया जाता था। फिर आगे संप्रदाय आया मनोविज्ञान का प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद जो है ये कब आया? वर्ष 1890 में। 1890 में इसके प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स थे। विलियम जेम्स ने जो है चेतना के कार्यों पर बल दिया, न कि संरचना पर। और विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक जो है ये भी इसी के साथ हमें ध्यान रखनी है कि प्रकार्यवाद की स्थापना जो है संस्थापक कौन थे? विलियम जेम्स थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और ये 1890 में बात हुई, ठीक है। आगे चलते हैं अगले संप्रदाय की ओर, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो है यह 1900 ईस्वी में आया। प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड है। इन्होंने अचेतन मन पर बल दिया कि सबसे महत्वपूर्ण होता है अचेतन मन, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार व अनुभूति का अगर हमें ज्ञान करना है तो हमें उस व्यक्ति के अचेतन मन की जांच करनी चाहिए, अचेतन मन पर प्रयोग करने चाहिए, ठीक है। फिर गेस्टाल्टवाद या अवयववाद। गेस्टाल्टवाद जो है ये 1912 ईस्वी में आया। इसके प्रवर्तक कौन थे? मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर का जो गेस्टाल्टवाद है इसमें संपूर्णता पर जोर दिया जाता है। और आप
आपने बीएड बीएसटीसी के दौरान जो है लेसन प्लान बनाए होंगे, पाठ योजना। तो पाठ योजना का निर्माण जो है सबसे पहले, मतलब पाठ योजना का निर्माण जो है गेस्टाल्टवाद की ही देन है। ठीक है। फिर आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में हुई थी। किन्होंने की? वाटसन ने की। और व्यवहारवाद में व्यवहार पर बल दिया जाता है, बालक पर वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। यह कौन कहता है? व्यवहारवाद कहता है। तो बालक के विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का फर्क अर्थात प्रभाव पड़ता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? व्यवहारवादियों के अनुसार ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वातावरण का। ठीक है, आगे हम देखेंगे नया नेक्स्ट संप्रदाय मानवतावाद। मानवतावाद के बारे में प्रवर्तक इसके है अब्राहम मेस्लो। ठीक है। और अब्राहम मेस्लो ने जो है आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया है, जो मानवतावादी के अंतर्गत ही हमें पढ़ना है। ठीक है, यह हुए मनोविज्ञान के संप्रदाय। और इन्हीं संप्रदायों के अंतर्गत हमने पढ़ा व्यवहारवाद। इसके प्रवर्तक है वाटसन। तो वाटसन जो है बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव अधिक मानते हैं। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने एक परिभाषा दी है जो बहुत फेमस है। वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उससे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। अर्थात वातावरण एक ऐसा कारक बता रहे हैं वो, कि अगर व्यक्ति को उचित वातावरण मिले तो वह उचित दिशा की ओर जा सकता है। यह किनका कहना है? वाटसन का है। वाटसन कहते हैं कि एक बच्चा दे दो मेरे को, स्वस्थ बच्चा, ऐसे नहीं कि मतलब विकलांग हो वगैरह, ऐसे नहीं, बिल्कुल स्वस्थ बच्चा दे दो, मैं उसे वही बना दूंगा जो आप कहोगे या जो मैं बनाना चाहता हूँ। मैं उसको चोर चाहूँ तो चोर बना सकता हूँ, मैं उसे चाहूँ तो वकील बना सकता हूँ, मैं उसे चाहूँ तो पुलिस बना सकता हूँ। अर्थात वातावरण उसे ऐसा दूंगा कि वो ऐसा बनेगा। तो कुल मिलाकर वाटसन का कहना है कि बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव वातावरण का होता है। तो वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं, तो व्यवहारवाद का भी यही मानना है। ठीक है। इसके बाद मनोविज्ञान के संप्रदाय देखे हमने। फिर चलते हैं आगे। 1879 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई मनोविज्ञान के क्षेत्र में, कि विलियम वुंट ने जो है 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्हीं के प्रयासों से 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना। बहुत ध्यातव्य बिंदु है, ध्यान देने लायक चीज़ है कि विलियम वुंट ने जो है 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और 1879 में ही जो है मनोविज्ञान जो है स्वतंत्र विषय के रूप में स्टेबलाइज हुआ। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना? 1879 में। किन के प्रयासों से बना? विलियम वुंट के प्रयासों से। और इन्हीं के शिष्य थे टिचनर। ठीक है। अतः विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चूंकि इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? विलियम वुंट। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन हुए? विलियम वुंट, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाया। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। मनोविज्ञान की शाखाएं, अर्थात मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं कौन कौन सी है, मनोविज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हम देखें तो मनोविज्ञान की शाखाएं बहुत सारी है, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं चिकित्सा मनोविज्ञान, फिर है परामनोविज्ञान, फिर सामाजिक मनोविज्ञान, उसके बाद नैदानिक मनोविज्ञान, फिर शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थार्नडाइक है। ठीक है, फिर है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है, के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। फिर किशोर मनोविज्ञान, इसके जनक भी स्टैनली हॉल। फिर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इसके जनक जीन पियाजे। फिर पशु मनोविज्ञान, इसके जनक थार्नडाइक। ये मनोविज्ञान की शाखाएं हैं। हालांकि और भी है शाखाएं, लेकिन मैंने बेसिक रूप से बताया है यहाँ पर कि मनोविज्ञान की शाखाएं है क्या। ठीक है, इन सभी शाखाओं के अंतर्गत भी जो है हमें मनोविज्ञान के विषय में कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु है
कि मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना, हमने देखा अभी कि 1879 में। किन के प्रयासों से बना, पढ़ा था हमने अभी, विलियम वुंट के प्रयासों से। ठीक है, इसीलिए जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं हम। शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय कब बना, 1900 ईस्वी में। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण कब किया, 1920। यहाँ ध्यान देने योग्य चीज है कि शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय तो बन गया 1900 में, ठीक है, 1900 ईस्वी में, किंतु निश्चित स्वरूप धारण कब कर रहा है, 1920 में। जी, आगे है कि बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास का जो है स्वतंत्र विषय कब बना, 1930 में। 1930 में बाल मनोविज्ञान और बाल विकास यह एक ही चीज है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान को आजकल वर्तमान में हम बाल विकास के नाम से जानते हैं, वह स्वतंत्र विषय कब बना, 1930 ईस्वी में। ठीक, अब आगे हम देखें कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित तथ्य, अर्थात बाल मनोविज्ञान पढ़नी है हमें, ठीक, तो उससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं। तो बाल विकास जो है बाल मनोविज्ञान, उससे संबंधित तथ्यों की तरफ हम चले हैं। तो सबसे पहले 1628 ईस्वी में कमेनियस जो है, इन्होंने जो स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम पेस्टालोजी ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के बेटे पर अध्ययन कर बेबी बायोग्राफी तैयार की, 1774 ईस्वी में। ठीक, तत्पश्चात 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। फिर 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके जन्मदाता स्टैनली हॉल थे। तो बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी तथा चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि सन 1930 में भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत हुई। किनके द्वारा हुई, ताराबाई मोड़े के द्वारा। ठीक है, इसके आगे हम चलें, यह थे हमारे बाल विकास से संबंधित तथ्य, अर्थात बाल विकास के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम इनको कह सकते हैं। फिर आगे हम चले तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं की बारी आती है। तो बाल मनोविज्ञान की 3 सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। हालांकि एक इक्की दुक्की और भी बचती है, लेकिन यह 3 तो हमें आत्मसात होनी ही चाहिए। सबसे पहली परिभाषा आती है बर्क महोदय की। बर्क महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है। ये बता रहे हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बर्क महोदय क्या कर रहे हैं कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। जी, अब हम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि बाल विकास विषय है। इसके अंतर्गत हम बालक के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन बर्क महोदय कब क्या कहते हैं कि वह जो बालक का विकास है वो कब से कब तक का होना चाहिए, वह होना चाहिए गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। ठीक है, क्रो एंड क्रो एक केवल वर्ड और ऐड कर रहे हैं कि गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक। और जेम्स ड्रेवर इसी चीज को जो है कह रहे हैं कि गर्भावस्था से नहीं, वह बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन करेंगे हम बाल विकास में। तो इस प्रकार हमने बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी। अब क्विक रिवीजन, अब इस पूरे वीडियो का क्विक रिवीजन हम करेंगे कि हमने जो है सर्वप्रथम जो है इसमें देखा कि मनोविज्ञान को हमने 10
टॉपिक्स में बांटा। उन 10 टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने 400 ईसा पूर्व की बातें पढ़ी कि 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। फिर आए कौन? अरस्तु। अरस्तु ने मनोविज्ञान को मनादर्शन कहा। किस में कहा? अपनी पुस्तक में कहा। पुस्तक का नाम क्या था? डी एनिमा। जी, अब सबसे पहले मनोविज्ञान का नामकरण करना शुरू किया अरस्तु ने। तो मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु हुए। और मनोविज्ञान की जननी अर्थात उत्पत्ति मनोविज्ञान की हमने देखा कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा थी, तो मनोविज्ञान की जननी किसे मानेंगे? दर्शन शास्त्र को। फिर हमने देखा कि मनोविज्ञान के इतिहास में 1530 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया। इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो इसी के साथ हमें देखना है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगस, इन 2 शब्दों से हुई है। जिस साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो इसी प्रकार शाब्दिक अर्थ क्या हुआ मनोविज्ञान का? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हो गया तो मनोविज्ञान को परिभाषित करना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों ने तो मनोविज्ञान को परिभाषित करने के श्रृंखला में सबसे पहले 16वीं सदी में हमने देखा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन कौन थे? प्लेटो और अरस्तु थे। फिर 17वीं सदी में देखा हमने मनोविज्ञान को जो है मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। कौन कौन किन्होंने कहा? पोम्बोनोजी ने कहा। फिर हमने देखा 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो है चेतना का विज्ञान कहा गया। किन्होंने कहा? विलियम वुंट थे, टिचनर थे। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान कहा गया। इसके समर्थक कौन थे? व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा गया। इसके समर्थक कौन थे? वाटसन थे। ठीक है, फिर मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख ली हमने। उसके बाद में हमने देखा कि मनोविज्ञान की शाखाएं देखी हमने कि मनोविज्ञान की शाखाएं होती है बहुत सारी। इससे पहले हमने संप्रदायों की चर्चा की थी। मनोविज्ञान के संप्रदाय सबसे पहले हमने देखा मनोविज्ञान के संरचनावाद सिद्धांत संप्रदाय। उसके बाद हमने प्रकार्यवाद देखा। उसके बाद हमने सिगमंड फ्रायड का जो है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय देखा। ज्ञान के संप्रदायों की चर्चा की। फिर हमने देखा कि मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखाओं में हमने महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में के नामों को देखा कि चिकित्सा मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। हमें किस टॉपिक पे आना था? बाल मनोविज्ञान पे, क्योंकि हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान अर्थात बाल विकास। तो हम यह समझ चुके हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो बाल विकास के बारे में हमने देखा कि बाल विकास से संबंधित तथ्य देख लिए हमने। ठीक है, बाल विकास की परिभाषाएं देख ली। तो यह हमारा एक जो प्रथम टॉपिक था मनोविज्ञान का इतिहास, वह कंप्लीट होता है। इसी वीडियो सीरीज़ की अगली श्रृंखला में हम देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास टॉपिक के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।